तो लास्ट क्लास का हम कंटिन्यू करेंगे। With shunt compensation, we can improve the transient stability. लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होता क्या है। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होता क्या है? इट इज द चेंज इन रोटर एंगल, चेंज इन rotor angle when a large disturbance occurs. आपने पावर सिस्टम 3 में ये स्टार्ट कर दिया है अभी स्टेबिलिटी की? अभी नहीं? नो सर। ठीक। ये जो आपका रोटर एंगल डेल्टा है, हम इसमें स्टडी करते हैं अबाउट द चेंज इन रोटर एंगल व्हेन अ लार्ज डिस्टर्बेंस ऑकर्स। अगर आपकी ये सिंक्रोनस मशीन है, इसे हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो, तो एक सिंक्रोनस मशीन में इनपुट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी, जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर होता है, इसमें आपका आउटपुट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इनपुट इज काइनेटिक एनर्जी। दिस इज योर सिंक्रोनस मशीन। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? 1/2 J ओमेगा SM स्क्वायर, जहां J आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और सिंक्रोनस स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 120 F/P। तो स्टेबिलिटी में अगर आपका यहां से अगर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है, अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो नंबर ऑफ पोल्स आर कांस्टेंट, दे कांट चेंज। कौन सी चीज चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, स्पीड चेंज हो जाती है। तो इफ स्पीड इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। और अगर आप अचानक से क्या कर देते हो, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिमांड बढ़ा देते हो, आपने ऑल ऑफ ए सडन क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिमांड बढ़ा दिया। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है जो आप इनपुट दे रहे हो, मैकेनिकल पावर जो आप दे रहे थे, और ये है यहां से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप ले रहे हो। तो ये दोनों जब बैलेंस्ड होते हैं, ये आपका रोटर है, ये एक रेफरेंस हमने एक्सिस ली है, दिस इज ए रेफरेंस एक्सिस, ये स्टेशनरी एक्सिस है। आपने एक पॉइंट ले लिया और आप देख रहे हो कि इसके विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस एक्सिस जो कि स्टेशनरी है, रोटर कैसे ये मूव कर रहा है। तो कुछ टाइम के बाद रोटर, आफ्टर सम टाइम रोटर इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो इसके बीच के एंगल को हम समझे नाम देंगे थीटा ई। दूसरी चीज हमें पता है कि जब हमारी जो 3 फेज वाइंडिंग्स होती हैं, जो कि डिस्प्लेस्ड होती हैं इन टाइम बाय
इन स्पेस बाय 120 डिग्री, और जब उनमें करंट्स फ्लो होती हैं दैट आर टाइम डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है एट सिंक्रोनस स्पीड। वो वाली एक्सिस में यहां पर दिखा रहा हूं, ये दिस इज ओमेगा एस, और ये आपके रोटर की स्पीड है। इनके बीच का जो एंगल है दिस इज डेल्टा। अब आप देखो, अगर आपका रोटर एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, अगर रोटर आपका एक्सेलरेट करेगा तो ये डेल्टा क्या होगा, ये दिस डेल्टा विल इंक्रीज, और अगर आपका रोटर डिसेलरेट करेगा दिस डेल्टा विल डिक्रीज। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में हम यही चीज पढ़ते हैं कि चेंज इन रोटर एंगल व्हेन अ लार्ज डिस्टर्बेंस ऑकर्स। जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में बोला था विद दोज मैग्नेट्स, ये डेल्टा बढ़ा सकते हो, आप बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, रोटर और जो ये आपकी रेफरेंस ये वाली जो है, जो आपकी ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड पे रोटेट कर रही है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, लॉक्ड होते हैं। लेकिन अगर आप डेल्टा को ज्यादा 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 बढ़ाओगे, एक टाइम आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा कि योर रोटर विल लूज सिंक्रोनिज्म, आपकी मशीन जो है वो हाँ, ये रिकॉर्डिंग नहीं करनी है क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट का भी पार्ट नहीं है। फैक्ट्स में यूट्यूब पे वही पार्ट जाएगा जो फैक्ट्स के लिए नेसेसरी, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है तो आपको इन चीजों में प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से पढ़ा रहा हूँ। तो जब ऑनलाइन मुझे लेक्चर अपलोड करना है उसमें सिर्फ फैक्ट्स होना चाहिए, पावर सिस्टम्स नहीं। तो क्या बोल रहा था मैं, बीच में टेक्स्ट आता है तो कंसंट्रेशन खराब होती है ना। लास्ट बात क्या बोली थी मैंने, जरा आप चैट में लिख दो, क्या बोल रहा था मैं लास्ट पॉइंट। हाँ, तो मशीन कैन लूज सिंक्रोनिज्म। अब ये डेल्टा ज्यादा बढ़ेगा, आपने मशीन्स में पढ़ा होगा कि जब पावर डिमांड बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, वो मोमेंटरी जो पावर की वो डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि देखो होता क्या है, जब डिमांड बढ़ती है आप क्या करते हो, आप इनपुट में ये काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, अगर आप हाइड्रो प्लांट की बात कर रहे हो तो जो वहां पर गवर्नर होगा वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा पानी को अलाउ करेगा, वो पानी हिट करेगा टरबाइन को, टरबाइन ज्यादा मतलब उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रिकल डिमांड बराबर हो जाती। लेकिन देखो जब मोमेंटरी अचानक से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ा दिया, ऑल ऑफ ए सडन आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ा दी, तो जो स्पीड गवर्नर को काम करना है वो थोड़ा सा टाइम लेगा जब तक वो यहां से इस काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। देखो इंक्रीज करने में थोड़ा बहुत इसको ये टाइम लगे, ऐसा नहीं है कि आपने लोड चेंज किया, लोड चेंज हुआ, वो पहले सेंस नहीं कर सकता है आपका स्पीड गवर्नर कि मुझे काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है। मोमेंटेरली क्या होता है, देयर इज अ मिसमैच, आप जो इनपुट दे रहे हो और आउटपुट दे रहे हो इसके बीच में कुछ टाइम के लिए मिसमैच होता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो डेल्टा है आपका, ये डेल्टा चेंज होता है। अब देखो आपने अचानक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ा दी, जब आपने अचानक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ा दी, कुछ टाइम के लिए मोमेंटेरली क्या होगा आपका, आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो, जो ये दे सकता है उससे आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो। तो जब आप ज्यादा डिमांड करोगे तो क्या हो रहा है आपकी, क्योंकि अब आपको जितनी मिल रही थी काइनेटिक एनर्जी वो सफिशिएंट नहीं है, तो मोमेंटेरली क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब जब आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो स्पीड है, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर 1/j⍵sm², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आप देखोगे कुछ टाइम के लिए क्या होगा, आपकी जो स्पीड है, स्पीड आपकी गिर जाएगी। जब डिमांड अचानक से बढ़ती है और इनपुट आपका कम होता है, कुछ टाइम के लिए आप देखोगे कि स्पीड आपकी यहां से ये स्पीड आपकी कम हो जाएगी। उसके बाद आपका स्पीड गवर्नर काम करता है, स्पीड गवर्नर वो कमांड देता है कि जो आपके वेल्व्स होते हैं इनको खोल दो, वो वेल्व्स खोलते हैं, ज्यादा पानी को अलाउ करता है, अगर स्टीम प्लांट है तो ज्यादा स्टीम को वो अलाउ करेगा, एंड ये फिर दोनों डिमांड्स बराबर
हो जाती है। लेकिन हम कर रहे हैं अबाउट ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की बात। ये जो ये बीच का पोर्शन है, हम इसका ये एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें आपका स्पीड गवर्नर जो होता है वो डिमांड को उस टाइम पे बराबर नहीं करता है। तो वी आर स्टडीइंग अबाउट द ट्रांजिएंट बिहेवियर। सो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इज चेंज इन रोटर एंगल व्हेन अ लार्ज डिस्टर्बेंस ऑकर्स। यहाँ पर भी मैंने आपसे बोला कि हमने रेफरेंस एक्सिस ली, आपका रोटर जो था, क्योंकि हमारा रोटर सिंक्रोनस मशीन में ये दोनों सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलते हैं, तो आपका रोटर कुछ टाइम के बाद जब वो चलना स्टार्ट हो गया, ये रेफरेंस एक्सिस से थीटा ई रेडियन से आगे गया। आपकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये ओमेगा एस स्पीड से चल रहा है। इन दोनों के बीच में जो भी कुछ एंगल होता है दैट इज डेल्टा। अगर दोनों सेम स्पीड पे हैं ये डेल्टा कांस्टेंट रहेगा। हम चाहते हैं कि ये डेल्टा कांस्टेंट ही रहे, ये डेल्टा चेंज ज्यादा नहीं हो। लेकिन ये जो मोमेंटरीली ये टेम्परेरी जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं, इन डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपने देखा कि क्या होता है, स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज हुई, ये एक्सेलरेशन, ये ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, डेल्टा बढ़ेगा। स्पीड क्या होगी, कम हो गई, तो अब ये डिसेलरेट करना स्टार्ट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका एंगल डेल्टा कम होता जाएगा। तो जब स्मॉल डिस्टर्बेंस होती है, चेंज इन डेल्टा इज स्मॉल। तो जब स्मॉल चेंजेस इन डेल्टा होता है उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। लेकिन जब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की बात करेंगे उस टाइम पे क्या होता है, ये जो डेल्टा होता है इसमें क्या होते हैं, लार्ज चेंजेस। जब आपको मैम ये पढ़ाएगी, आप देखोगे डेल्टा अगर इनिशियली आपका 25 डिग्रीज पे काम कर रहा था, फॉल्ट के बाद या डिस्टर्बेंस के बाद 25.3 या 25.02 ऐसी चेंजेस आएंगी। लेकिन जब आप ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी पढ़ोगे, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के टाइम पे आप देखोगे कि जो आपका एंगल अगर इनिशियली 30 था, उसके बाद आप देखोगे कि ये एंगल 30 से जाएगा अराउंड ये 150, 160, फिर वापस आएगा, स्विंग होता जाएगा और किसी नए वैल्यू 40 डिग्री पे ऐसे सेटल हो जाएगा। जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होती है आपकी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस हम करते हैं यूजिंग स्विंग इक्वेशन। एक इक्वेशन आप डिराइव करोगे, वो इक्वेशन जो है आपकी दैट इज m d स्क्वायर डेल्टा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर। ये इक्वेशन आप स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के टाइम पे यूज करोगे। फिर आपको इसी को इंटीग्रेशन करके ये डेल्टा का वैल्यू आपको निकालना है। लेकिन जब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की बात आती है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी बन रही है, इनको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। अगर आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की बात आती है, हम करते हैं बात अबाउट इक्वल एरिया क्राइटेरियन। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के लिए स्विंग इक्वेशन लगाओगे, लेकिन जब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की बात करोगे, जहां डेल्टा बहुत ज्यादा मूव हो रहा है क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, तो अगर वहां पर स्विंग इक्वेशन लगाओगे तो एनालिसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना हमारे लिए उतना इजी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरियन, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इक्वल एरिया क्राइटेरिया में क्या होता है, ये आपका पावर एंगल कर्व है, हम ग्राफिकली देखते हैं और इससे आपको क्या पता चलता है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में, कि अगर एक डिस्टर्बेंस हुई तो जब वो डिस्टर्बेंस होगी क्या हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, वो हमें बताता है इक्वल एरिया क्राइटेरियन। तो ये आपका इसमें मैकेनिकल पावर है, दिस इज योर मैकेनिकल पावर। ये आपका पावर एंगल कर्व है, जहां पर इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर इक्वल है, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट। स्टार्ट में हमारा जो है ये पावर एंगल कर्व है, यहाँ से P है, यहाँ से डेल्टा है। हम देख रहे हैं कि P और डेल्टा के साथ कैसे हमारा ये पावर चेंज हो रहा है। लास्ट क्लास में मैं आपसे बोला था, ये मेरा जनरेटर है,
यहां से हम रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देंगे। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। हमने देखा था जब मैंने आपको भी ऊपर ये मशीन दिखाई, जब आपका इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर इनपुट दोनों बराबर होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ये डेल्टा आपका कांस्टेंट रहेगा, ये डेल्टा चेंज नहीं होगा। तो हमारा सिस्टम क्या होगा, इट विल बी स्टेडी स्टेट स्टेबल इस वाले पॉइंट पे। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे अपने इस आज के टॉपिक पे। ये आपका जनरेटर है, ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर है और ये आपका रिसीविंग एंड है। तो टू मशीन सिस्टम लिया हमने जो कि कनेक्टेड है बाय रिएक्टेंस। ऑल ऑफ ए सडन क्या हो गया, आपने देखा जनरेटर के टर्मिनल्स पे फॉल्ट आ गई। तो जनरेटर के टर्मिनल्स पे जैसे ही फॉल्ट आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज है यहाँ पर दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो। जब वोल्टेज जीरो होगी इसका मतलब क्या हो गया, आपका पावर जीरो हो गया। जब टर्मिनल्स पे शॉर्ट हो गया है, जनरेटर के टर्मिनल्स आपने शॉर्ट कर दिए तो वहां वोल्टेज आपकी जीरो होगी। वोल्टेज जीरो होगी तो आप कोई भी पावर आप सप्लाई नहीं कर रहे हो। जब आप पावर सप्लाई ही नहीं कर रहे हो तो पावर कहाँ है, जीरो यहाँ पर है, तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पर आपका शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैकेनिकल पावर ज्यादा है और इलेक्ट्रिकल पावर जो है डिमांड जो थी वो बहुत, अब वो क्या हो गया, जो आप इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनपुट आ रहा है। अभी इनपुट जाएगा कहाँ पे, ये आपका सिस्टम है। यहाँ पर मैंने कहा था देखो काइनेट, जब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा थी कुछ टाइम के लिए क्या हो गया आपका, अचानक से आप तो ये बढ़ा नहीं सकते हो इनपुट मैकेनिकल पावर, तो कुछ टाइम के लिए क्या हो गया, मैकेनिकल पावर की कमी हो गई सिस्टम में जिसकी वजह से स्पीड कम हो गई। अब दूसरी चीज इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब यहाँ पर डिमांड बिल्कुल जीरो हो गई है। ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, यहाँ से डिमांड ही खत्म हो गई। जब डिमांड ही खत्म हो गई तो क्या हो रहा है, अब सिस्टम की जो है ये काइनेटिक एनर्जी है ये कहाँ जाएगी, जो आप ये इनपुट दे रहे हो कहाँ जाएगा। तो अब क्या होगा, आपका रोटर जो है ये ज्यादा एक्सेलरेट करना स्टार्ट हो। अब इसको ऐसे ही समझो, अगर एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से भी बराबर फोर्स मिल रहा है, यहाँ से भी बराबर फोर्स मिल रहा है, तो ये इंसान एक ही पोजीशन पे खड़ा रहेगा। अब अचानक से आपने ये वाला फोर्स हटा दिया तो अब क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी जो है क्या करेगी इसको, वो तो अब सारी की सारी इसी इंसान को लेनी है, ये इंसान आगे आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। सेम चीज रोटर के साथ भी होती है। जब इलेक्ट्रिकल डिमांड मैकेनिकल डिमांड जब दोनों बराबर होते हैं तो रोटर एक स्पीड पे चलता है। जब आपने इलेक्ट्रिकल डिमांड ही यहाँ से जीरो कर दी है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही जीरो हो गई है, अब क्या होगा, आपकी मशीन जो है वो एक्सेलरेट करेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा तो डेल्टा बढ़ेगा। तो अगर आपका अगर आप इनिशियली देखोगे ये क्या था, आपका जो रोटर था वो किस स्पीड पे चल रहा था, एट 1500 आरपीएम। इसको मैं ले रहा हूं आपकी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर था ये, ठीक है। ये जो हमारा ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, सिंक्रोनस मशीन किस पे काम करती है, स्पीड क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होनी चाहिए। तो जब ये आपका आउटपुट जीरो हो गया, अब आपने क्या देखा कि अब क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो आपका डेल्टा भी चेंज होगा। तो अब क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे जैसे ही ये पहुंचा, इसको आप नाम रख लो डेल्टा 1, इस वाले पॉइंट का नाम रखो आप डेल्टा 2। अभी क्या हो रही है, मशीन आपकी एक्सेलरेट कर रही है। सीधी सी बात है, जब यहाँ पर कोई भी डिमांड नहीं है, यहाँ पर कोई भी डिमांड नहीं है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ रही है। अब जब स्पीड बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है, ये आगे आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डेल्टा में इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है और डेल्टा में भी इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या किया आपने, इस फॉल्ट को अब आपने ठीक कर दिया इस फॉल्ट को। अब ये फॉल्ट यहां से हट गई है। अब जब फॉल्ट हट गई, अब क्या होगा आपका, ऑल ऑफ ए सडन आप इस पॉइंट पे हो तो आप सीधा, क्योंकि अब फॉल्ट नहीं है, अब आपका सिस्टम बिल्कुल एकदम ठीक है, ये सीधा जंप करके आपका इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपका मैकेनिकल पावर जो है इट इज लेस देन इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो इतने एरिया में क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन हो रहा था।
अब जब यहां पर क्या हो गया, मैकेनिकल पावर अब कम हो गया है, इलेक्ट्रिकल पावर जो आपको वहां से इलेक्ट्रिकल पावर जा रहा है वो ज्यादा जा रहा है। अब क्या होगा, अब डिसेलरेशन होगी। अब देखो यहाँ पर स्पीड बढ़ रही थी, स्पीड कहां पहुंची, 1500 से समझो स्पीड अब आपकी 1600 आरपीएम पे पहुंच गई है। स्पीड आपकी 1600 आरपीएम है। एक्सेलरेट किया किया कि इस पॉइंट पे जब आपने फॉल्ट को ठीक कर दिया, अब कहां पर पहुंचा ऑपरेटिंग पॉइंट, इस जगह पे। ठीक है, तो ये आपका टू मशीन सिस्टम है। दिस इज द सेंडिंग एंड जनरेटर, दिस इज द रिसीविंग एंड जनरेटर, एंड दीज आर कनेक्टेड बाय ए रिएक्टेंस। तो जो हमारा जनरेटर के टर्मिनल्स हैं, यहां पर एक फॉल्ट हुआ। फॉल्ट की वजह से क्या हो गया, जो आपकी वोल्टेज थी इट बिकेम इक्वल टू 0 और पावर आपका 0 हो गया। ये आपका पावर एंगल कर्व है, यहां पर ये आपका मैकेनिकल पावर है, दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट। सो योर मशीन इज ऑपरेटिंग एट Δ1। अब क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पे एक फॉल्ट आ गई जिसकी वजह से आपका पावर 0 हो गया। पावर 0 हो गया तो डेल्टा इस पोजीशन पे आ गया। डेल्टा इस पोजीशन पे जब आपका आ गया, अब देखो पावर आपका मैकेनिकल पावर जो है इट इज मोर एंड इलेक्ट्रिकल पावर तो आपका 0 है। तो इस वजह से क्या होगा, जो स्पीड है स्पीड विल इंक्रीज एंड साथ में क्या होगा, आपका डेल्टा विल ऑल्सो इंक्रीज। तो आपका क्या कर रहा है, मशीन एक्सेलरेट कर रही है, डेल्टा बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे आपने इस फॉल्ट को ठीक कर दिया। अब कोई भी सिस्टम पे फॉल्ट नहीं है, तो अब क्या होगा, क्योंकि डेल्टा 2 पे ऑपरेट कर रहा है, आप सीधा यहां पर जंप करोगे। इस पॉइंट पे आपने देखा मैकेनिकल पावर इज लेस देन इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन हुआ, जो आपकी स्पीड थी ये 1600 आरपीएम तक पहुंच गई। सिंक्रोनस स्पीड है 1500 आरपीएम। इस पॉइंट पे क्या स्पीड थी 1500, इस पॉइंट पे अभी क्या स्पीड है 1600। और अब आप क्या देख रहे हो कि मैकेनिकल पावर इज लेस देन इलेक्ट्रिकल पावर। देखो ये मैकेनिकल पावर है और ये इलेक्ट्रिकल पावर है। अब मशीन क्या करेगी, डिसेलरेट करेगी। लेकिन देखो अभी भी क्या है, अभी भी आप एक चीज देख रहे हो, ये तो आपका 1500 है, ये जो थी स्पीड ये आपकी 1600 तक पहुंच गई थी। तो क्योंकि ये अभी भी इससे ज्यादा है, अभी भी एंगल बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है, रोटर डिसेलरेट कर रहा है, स्पीड इसकी गिर रही है, समझो 1600, 1599, 1598 स्पीड गिर रही है, लेकिन 1500 से ज्यादा है ना, तो अभी भी क्या होगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा। लेकिन डिसेलरेट हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है और एंगल बढ़ रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है, डिसेलरेट हो रहा है लेकिन एंगल बढ़ रहा है। चैट में लिखो यस और नो। देखो अगर दो लोग, ये दो लोग हैं, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, ये दोनों 1500 की स्पीड पे भाग रहे हैं। अचानक से इसने अपनी स्पीड बढ़ा के 1600 कर दी, तो क्या होगा, ये इससे आगे निकल जाएगा। इसकी स्पीड अब 1600 है, ये इससे आगे निकल गया। अब इसने क्या किया, ये अब अपनी स्पीड को वापस 1500 पे लाएगा। ठीक है, अगर ये अपनी स्पीड को कम करके 1550 भी कर देगा, अभी भी इससे 50 ज्यादा है ना, तो क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा अभी भी इससे इसको लीड, ये आगे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, जब तक इसकी स्पीड वापस 1500 ना हो जाए। जब दोनों के बीच की स्पीड 1500 हो जाएगी, उस टाइम पे ये डिस्टेंस बढ़नी कम हो जाएगी, मतलब उस टाइम पे फिर डिस्टेंस आपकी चेंज नहीं होगी। दो लोग हैं, दोनों 1500 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो अब अचानक से जब इसने एक्सेलरेट किया, ये 1600 पे पहुंचा, तो ये लीड लेने लगा। अब ये कह रहा है मैं 1600 से स्पीड कम करूंगा। अब जब इसने स्पीड 1600 से स्पीड इसकी 1550 है, अभी भी तो 50 ज्यादा है। नो डाउट ये अपनी स्पीड कम कर रहा है, नो डाउट ये अपनी स्पीड कम कर रहा है, लेकिन अभी भी 1500 से ज्यादा है, तो अभी भी क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। फिर जब इसकी स्पीड 1500 हो जाएगी, क्योंकि अब ये भी 1500 पे, ये भी 1500 पे है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी। सेम चीज यहां पर भी है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड पे रिवॉल्व करिए, 1500 आरपीएम, लेकिन आपका रोटर 1600 पे पहुंचा। अब वो क्या कर रहा है, जब वो इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, मैकेनिकल पावर इज लेस देन इलेक्ट्रिकल पावर।
अब इस वजह से क्या होगा, स्पीड इसकी जो ये स्पीड है ये डिक्रीज होगी, लेकिन अभी भी 1600 पे है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1500। ये जब 1600 से कम 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 जब तक ये 1500 तक नहीं पहुंचेगा, नो डाउट इसकी स्पीड कम हो रही है। देखो 1600 से आप 1500 पे आ रहे हो, क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रही है। लेकिन बाकी ये सारे वैल्यूज जो है ये तो 1500 से ज्यादा हैं, तो क्या होगा, ये डेल्टा अभी भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, स्पीड गिर रही है मगर डिसेलरेशन हो रही है हो रही है हो रही है हो रही। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका, इस पॉइंट पे अब आप एग्जैक्टली पहुंच गए किधर, अब आपका क्या हो गया है 1500, सिंक्रोनस स्पीड भी 1500 है, और जो आपकी रोटर की स्पीड है वो भी, रोटर की स्पीड भी अब आप 1500 आरपीएम तक पहुंच गए हो। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, स्पीड तो बराबर हो गई, लेकिन अभी भी आप देख रहे हो कि मैकेनिकल पावर जो है इट इज लेस देन इलेक्ट्रिकल पावर। बिकॉज मैकेनिकल पावर इज लेस देन इलेक्ट्रिकल पावर, ये ओवर डिसेलरेट करेगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये रोटर जो है इसकी स्पीड अब 1500 के भी नीचे जानी स्टार्ट होगी। अब जब स्पीड गिरनी स्टार्ट होगी तो डेल्टा गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे जैसे ये पहुंचा, यहां पर अब ये वापस पहुंच गया था 1500 स्पीड में, सॉरी 1500 थी इसकी स्पीड। तो अब आपकी जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था और आपका रोटर है, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन यहाँ पर आपके प्रॉब्लम क्या आ गई, अभी भी मैकेनिकल पावर इज लेस देन इलेक्ट्रिकल। अब ये वापस इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। अब ये क्या कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है 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 कर रहा है। अब स्पीड क्या हो रही है, अब 1500 से कम हो रही है स्पीड। तो अब ये ऐसे पीछे जाएगा 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 जाएगा, ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा। जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, अब क्या होगा, अब आपका मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर दोनों बराबर हो गए, लेकिन स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं है। तो ये चीज चलती रहेगी, ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ये चीज चलती 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 फाइनली एक नए वैल्यू पे ये सेटल हो जाएगा। तब तक आप रेज कमांड दे दोगे तो ये आपका नया फिर मैकेनिकल पावर यहाँ पर आ जाएगा और एक नए डेल्टा वैल्यू पे अब आपका सिस्टम ऑपरेट करेगा। तो अगर आप देखोगे आपके पास ये दो एरियाज आ गए, एक एरिया में एक्सेलरेशन हो रही थी, दूसरे एरिया में डिसेलरेशन हो रही थी। एक एरिया में एक्सेलरेशन हो रही है, दूसरे एरिया में डिसेलरेशन हो रही है। अगर ये दोनों एरियाज बराबर होंगे तो हम बोलते हैं हमारा सिस्टम स्टेबल है। और अगर ये दोनों एरियाज बराबर नहीं हुए तो इस टाइम पे क्या हम बोलते हैं, हमारा सिस्टम जो है इट विल लूज स्टेबिलिटी। ये जो पॉइंट है यहां पर मैं इसका नाम ले रहा हूं डेल्टा 3। ये एक पॉइंट होता है डेल्टा क्रिटिकल। अगर आपका डिसेलरेट, आप क्या कर रहे हो, आपका रोटर एक्सेलरेट कर रहा था, इसने ज्यादा टाइम लिया फॉल्ट को क्लियर करने में, तो अब क्या हो गया, आपका यह इस वाले पॉइंट पे आ गया। अब आपका रोटर डिसेलरेट कर रहा है, इसने इस क्रिटिकल एंगल को भी, इस क्रिटिकल एंगल से आगे जा रहा है। अब आपका ये जो एक्सेलरेटिंग एरिया डिसेलरेटिंग एरिया है ये कभी भी बराबर नहीं होगा एंड योर सिस्टम विल लूज स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबल नहीं रहेगा, इट विल पुल आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म। और इसमें क्या होता है, एक जनरेटर अगर अनस्टेबल हो गया ये फिर दूसरे जनरेटर को भी अनस्टेबल बनाता है, दूसरा जनरेटर तीसरे जनरेटर को अनस्टेबल करेगा। इसी तरह करते 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 आपका पूरा पावर सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। और ये चीजें हुई हैं, ये यूएस में हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था। एक सिस्टम में एक जगह पे आपका सिस्टम अनस्टेबल हुआ, उसने दूसरे जनरेटर को अनस्टेबल किया, करते करते आपका पूरा पावर सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। और फिर उसके बाद पावर सिस्टम आपका एक एरिया कोलैप्स हुआ, करते करते पूरा एक ग्रिड ही आप क्या कर देते हो, पूरा ग्रिड ही आपका कोलैप्स हो जाता है। जो मैंने आपको इसमें भी अब फॉल्ट के किस्म होते हैं, ये जो आज मैंने आपको दिखाया, आज मैंने सिर्फ 2 एरियाज लिए ना, लास्ट क्लास में मैंने 3 ग्राफ्स लिए थे। वो 3 ग्राफ इसलिए लिए थे क्योंकि वो फॉल्ट था इन द ट्रांसमिशन लाइन। जब ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होता है उस टाइम पे क्या होता है, आपका पावर 0 नहीं हो जाता है। यहां पर ये 0 क्यों हो गया, क्योंकि आपके जनरेटर के टर्मिनल्स पे फॉल्ट आया। जनरेटर के टर्मिनल्स पे फॉल्ट आया तो आपका पावर 0 हो गया। पावर 0 हो गया, जो दूसरा कर्व था
दूसरा कर्व आपका ये है, इस पे चल रहा है, इस लाइन पे। आपको ये दूसरा कर्व बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब ये फॉल्ट क्लियर हो गया, आपका पिछला सिस्टम वापस, जैसा आपका आप देखो आपने इसको रिमूव किया, जैसा पुराना सिस्टम था एग्जैक्टली वैसा ही सिस्टम वापस आया। तो ये जो नीचे चल रहे थे हम, वापस आप पुराने कर्व पे आ गए। पिछले वाले में क्या था, आपके पास दो ट्रांसमिशन लाइंस थी, एक में फॉल्ट आ रही थी। एक में जब फॉल्ट आ जाती है तो आपका पावर जीरो नहीं हो जाता, पावर डिक्रीज होता है। उसकी वजह से फिर मैंने दूसरा कर्व बनाया था। और फिर जब आपने इस लाइन को रिमूव कर दिया, अब देखो पुराना सिस्टम और नए सिस्टम में डिफरेंस है, यहाँ दो लाइंस थी उसमें एक लाइन है, तो इसलिए फिर आपको तीसरा कर्व भी आ गया। तो वो चीज आप पढ़ोगे इन पावर सिस्टम 3। यहाँ पर अभी आपको बस मुझे थोड़ा बेसिक समझाने हैं ताकि आपको ये चीज समझ आए। आपको इसमें जब आप वहां पढ़ोगे ना, तो आपको हर एक केस पढ़ना है। एक केस होगा फॉल्ट जब आपके टर्मिनल्स पे आता है, दूसरा केस आएगा फॉल्ट जब यहाँ सेंटर पे आएगा। इसी तरह अलग अलग आपके दो तीन केसेस आपको पढ़ने होते हैं। फिर हर किसी में आपको ये कर्व्स बनाने हैं और फिर इक्वल एरिया क्राइटेरियन इस पे अप्लाई करना है। तो ये हमारा डिसेलरेटिंग एरिया है, ये हमारा एक्सेलरेटिंग एरिया है। मैं क्लियर कर देता हूं। तो मैंने कहा आपको अगर क्रिटिकल एंगल से आगे निकल गया तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा, क्योंकि कभी फिर आपका एक्सेलरेटिंग एरिया डिसेलरेटिंग एरिया इक्वल नहीं होंगे। अब ये देखो, ये जो ये एरिया हमारा बचा, ये है हमारा मार्जिन फॉर स्टेबिलिटी। अभी हमारे रोटर के पास इतनी गुंजाइश थी और डिसेलरेट करने की। अगर आप बराबर इस पॉइंट पे आ गए, अब आपके रोटर के पास बिल्कुल, मतलब ये आप बिल्कुल किधर है, ये एट द पीक है। अगर थोड़ा सा इधर उधर चला गया तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, आप बिल्कुल अनस्टेबिलिटी के कगार पे हो। तो ये मार्जिन स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा हमारे लिए उतना अच्छा है। इस वाले एरिया को हम बोलेंगे ए मार्जिन। ठीक है, तो ये आपका कर्व बना था। अब देखो, जब आप शंट कंट्रोलर लगाओगे तब क्या होगा, तो आप इसके लिए मीटिंग ज्वाइन कर लो फिर से।
और जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ, अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा मुझे वो बोल दिया करो। कभी मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, मगर फिर भी मुझे बोला करो। सो ये जो हमारा कर्व है, दिस इज फॉर एन अनकम्पनसेटेड सिस्टम। सो दिस कर्व इज फॉर एन अनकम्पनसेटेड सिस्टम। सो व्हेन यू प्रोवाइड शंट कंपनसेशन, शंट कंपनसेशन के टाइम पे हमने देखा है कि जो हमारा पावर होता है, द पावर इज इक्वल टू ट्वाइस वी स्क्वायर अपॉन एक्स साइन डेल्टा बाय 2। तो इवन एट जब पाई होता है उस टाइम पे हमें मैक्सिमम पावर मिलता है। तो अगर हम इसके लिए कर्व बनाएंगे, तो आपका कर्व ये ऐसा बनेगा। क्योंकि आपका पावर आ रहा है ट्वाइस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, इसका डबल आपको पावर मिलेगा एंड एट पाई, क्योंकि साइन 180/2 वो साइन 90 होता है, तो आपको 180 डिग्री पे यहां पर मैक्सिमम पावर मिलेगा। सो दिस इज फॉर ए कंपनसेटेड सिस्टम। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं इसके साथ ही बना लेता हूं। सो यहां पर आपका पावर है ट्वाइस वी स्क्वायर अपॉन एक्स साइन डेल्टा बाय 2। दिस इज योर मैक्सिमम पावर। यहाँ पर मैक्सिमम पावर इतना है और यहाँ पर मैक्सिमम पावर आपको इसका डबल मिल रहा है। अब आप यहां पर देखो, दिस इज योर एक्सेलरेशन एरिया, ठीक है। और अगर आपका हम डिसेलरेशन एरिया भी देखेंगे, और यहां पर आप देखो आपको कितना मार्जिन इस पे मिल रहा है। तो पहला वाला सिस्टम आपके हिसाब से ज्यादा स्टेबल है या कंपनसेटेड सिस्टम ज्यादा स्टेबल है? आप देखो अभी आपके पास कितना मार्जिन आपके पास, आप और कितना डिसेलरेट कर रहे हो। तो आप देखोगे यहां पर कि व्हेन यू यूज शंट कंपनसेशन हियर, ये जो आपका ये मार्जिन वाला एरिया है, इट इज लार्ज। सो इसका नाम मैंने एपी रखा था। एपी मार्जिन इज ग्रेटर देन ए मार्जिन। तो अनकंपनसेटेड सिस्टम के हिसाब से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, दिस इज मोर स्टेबल। यहां पर जब आप कंपनसेशन दे रहे हो, यहां पर सिस्टम का अनस्टेबल होने का चांस कम है एज कंपेयर टू
एंड अनकम्पनसेटेड सिस्टम। अनकम्पनसेटेड सिस्टम में देखो आपके पास बस इतना ही था एरिया जिसमें अब आपका रोटर और डिसेलरेट कर सकता। इसमें तो आपके पास अभी बहुत ज्यादा एरिया है जिसमें वो डिसेलरेट करेगा और फिर भी हमारा सिस्टम अनस्टेबल नहीं होगा। ये तो था अबाउट हाउ योर शंट कंपनसेशन इंप्रूव्स द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में हमें देखना होगा कैसे यूजिंग कंपनसेशन वी इंप्रूव पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग। पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग जो है वो कैसे कम होती है यूजिंग दीज शंट कंट्रोल्स। आज बस थोड़ा सा इसके बारे में हम बस इतना मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग। तो आपका डेल्टा जो है इसका कुछ ये वैल्यू है डेल्टा नॉट। ये जो डेल्टा नॉट है इस वैल्यू पे ये हमारा वैल्यू है ऑफ डेल्टा नॉट। तो इस वैल्यू पे हमारा सिस्टम काम करना चाहिए। इस वैल्यू पे क्या हो रहा है आपका मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, तो आपका डेल्टा एक ही वैल्यू पे ये आपका सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब होता क्या है, कभी कभी क्या होता है एक डिस्टरबेंस आ जाती है सिस्टम में, और डिस्टरबेंस आने की वजह से क्या होता है ये जो आपका ये पावर एंग जो ये डेल्टा है, ये डेल्टा आपका ये ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी क्या होगा, जब आपका सिस्टम नॉर्मली काम कर रहा था ये वो स्टेडी स्टेट वैल्यू है जिसपे आपका डेल्टा काम करना चाहिए। लेकिन किसी डिस्टरबेंस की वजह से क्या हो जाता है, ये जो आपका डेल्टा है ये ऑसिलेट करना स्टार्ट होता है, ये पीरियोडिक ऑसिलेशन होती है। अब जब आपका डेल्टा ऑसिलेट कर रहा है, पावर हमारा किसके बराबर है वी स्क्वायर अपॉन एक्स साइन डेल्टा। अब जब आपका डेल्टा ऑसिलेट करने लगा तो इसकी वजह से आप क्या देखोगे, जो आपका पावर है आपका पावर भी ऐसे ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका ये पावर है, इनिशियली क्या हुआ कोई डिस्टरबेंस आ गई, तो यहाँ पर ये जो ये डिप देख रहे हो, ये डिप का मतलब है कि एक फॉल्ट वॉल्ट आ गई जिसकी वजह से फिर आपका ये जो है डेल्टा ऑसिलेट करता रहा। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, अब हमारा पावर जो है वो भी उसमें भी अब ऑसिलेशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपका पावर भी आपको मिल रहा है ऐसा। अब क्या हो रहा है, कभी ज्यादा पावर आप दे रहे हो, कभी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर समझो 1 मेगावाट, यहाँ पर हाफ 1 हाफ 1 हाफ, तो आपका स्पीड गवर्नर तो परेशान हो जाएगा। जैसे ही ये बढ़ेगा वो उसको बेचारे को देनी पड़ेगी रेज कमांड, और जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा अब उसको क्या देनी पड़ेगी कि अब भाई वेल्व्स को बंद कर दो। फिर यहाँ पहुंचेगा तो फिर उसको कहना पड़ेगा वेल्व्स को खोलो, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ गया, मैकेनिकल पावर ज्यादा देना पड़ेगा। इस पॉइंट पे पहुंचेगा फिर इसको ये क्या होता रहेगा आपका, वो खोलेगा बंद करेगा खोलेगा बंद करेगा। तो इस चीज को ये चीज आपकी पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग, इसको इंप्रूव कैसे करना है, कैसे आपका डेल्टा ऐसे चेंज हो, कम ऑसिलेट करे कम ऑसिलेट करे कम ऑसिलेट करे और फाइनली कांस्टेंट हो जाए। ये चीज कैसे शंट कंपनसेशन करेगी ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का समझ आया था, थोड़ा बहुत आइडिया मिला था आपको ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होती क्या है और ये इंप्रूव कैसे हो जाती है। मेरे हिसाब से ये जो फैक्ट है ये आपको 8th सेम में होना चाहिए था, नॉट 7th सेम, क्योंकि ना आपने अभी अपने पावर सिस्टम 3 पढ़ा ही नहीं है और आपको
आपको ट्रांजिट स्टेबिलिटी के बारे में बताना पड़ रहा है। ये 8th में होना चाहिए था, HVDC 7th में होना चाहिए था आपका। आप लीव कर सकते हो।